नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों, जैसा कि बताया था कि फुल लेंथ के प्रैक्टिस सेट आपको पेपर से पहले दिला दिए जाएंगे। तो यही है। वैसे तो आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब मॉर्निंग से इवनिंग हो गई थी, कुछ भी नहीं खाया। कल भी यही कंडीशन थी। खैर कल तो रिकॉर्डिंग हो गई थी, लेकिन आज जो है रिकॉर्डिंग में समस्या हो रही थी, तो इसीलिए अभी पूरे दिन तो ऐसे ही निकल गया। तब ये रिकॉर्डिंग की जा रही है, ठीक है। ये इसलिए भी की जा रही है क्योंकि पेपर नज़दीक है। मैं नहीं चाहता कि आपके कुछ भी किसी भी तरीके की चीज़ें छूटें। ये करवा दिया जाएगा, डायरेक्ट करवा दिया। दूसरी वीडियो भी यूपी एग्ज़ाम वाले की बुक है, क्योंकि आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि इसके प्रैक्टिस सेट करा दिया जाए। तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होता है। बिल्कुल, जैसे आ, वा, सा, ये सब वर्ण होते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदू दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। फिर विश्व हिंदी सम्मेलन का पहला संस्करण 1976 लिखा है, नहीं, यहाँ पे होता है 1975 होना चाहिए, ठीक है। ये 1975 23 जो 2023 था, इसमें 12वां सम्मेलन जो है फिजी यानी कि नाडी जो था उसमें हुआ था। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अब अगर हमको जो संयुक्त या मिश्रित जो चिन्ह वाक्य होते हैं सॉरी, अगर उनमें हमें जो अगर विरोध का जो भाव है अगर वो प्रकट करना है, तो उसके लिए जो अर्धविराम का चिन्ह होता है, अर्धविराम का चिन्ह होता कैसे है? एक बिंदी और ये वाला, ठीक है। तो अर्धविराम का चिन्ह ये लगाता है, तो यहाँ पे एक ऐसे और ऐसे करके ये कॉमा नीचे, ठीक है। चलो फिर निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? सॉरी, अशुद्ध हुआ है, ठीक। अशुद्ध शब्द की बात करेंगे तो यहाँ पे संकृत्यायन जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही, अहिल्या भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, विरहिणी भी सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखा जाए तो अहिल्या होता है, अहिल्या नहीं होता है, ठीक, अहिल्या होता है। और विरहिणी सही लिखा हुआ है, कैलाश सही लिखा हुआ है, जिजीविषा लिखा हुआ है। ये जिजीविषा भी गलत लिखा हुआ है, ये जिजी होता है, जिजीविषा, ठीक है। तो यानी कि 2 और 5 गलत हैं, तो 2 और 5 के हिसाब से ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखो, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखो, भाववाचक संज्ञा के लिए अगर हमको देखना है तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो बुद्धिमानी, बुद्धिमान से बना है, बुद्धिमानी बिल्कुल। कड़वा, कड़वाहट, ये भी सही है। देव, देव एक इंसान का नाम होता है, तो कि इंसान का नाम संज्ञा जो है आपका ये कौन सा संज्ञा बन जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा, ठीक है। तो देव जो है वो हो जाएगा। अच्छा, अंकित भी यहाँ पे दे रखा है और आनंद भी दे रखा है, तो ये तो सब नाम होते हैं, ठीक। याद रखना, ये सब नाम होते हैं ठीक है। क्या होते हैं? ये नाम होते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी याद रखना, जो आनंद होता है, वो मतलब एक सुख की अनुभूति जो होती है, क्या होता है? जो सुख की अनुभूति होती है, ठीक। तो यहाँ पे वो हो जाएगा। तो आनंद को हम लोग इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ देव और अंकित को शामिल करेंगे जो कि नाम है। आनंद एक वो सुख की जो अनुभूति होती है उसको ले लेंगे, तो यहाँ पे ये शामिल नहीं होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से उस वाक्य का चयन करें जिसके गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो गुण, किसी के गुण या दोष के जब बताया जाएगा तो वहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। चलो देखते हैं। तो 5 में क्या हो जाएगा? बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, हमें नहीं मतलब यहाँ पे संख्या की बात की गई। वह नटखट बालक, नटखट क्या है? उसका एक गुण है, ठीक है। बदतमीज हो सकता है, ये सब। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? अब लिंग की दृष्टि से देखना है तो सेठ, सेठाइन लिखा हुआ है, अनुज, अनुजा लिखा हुआ है, नायक, नायिका लिखा है, तरुण, तरुणी लिखा, सब सही है। सेठ, सेठाइन गलत है। अब सेठ, सेठाइन में क्या गलत है यार? ये तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बतानी पड़ेगी, ठीक। क्योंकि सेठाइन नहीं होता है, सेठानी होता है। क्या होता है? सेठानी होता है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ये कई बार अभी भी हमसे पूछा जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन पता होना बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं तो नहीं कहता कि इस बुक में बहुत कुछ अच्छा दिया हुआ है। कुछ चीज़ें, 1-2 क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे मिल जाए तो इसका मतलब पूरी बुक अच्छी नहीं हो सकती है। लेकिन लोग पागल हैं कि बुक चाहिए सर जी, वो वाली बुक करा दीजिए, तो मैंने करा दी, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं था।
आपको कंप्यूटर का पोर्शन मैंने दिया, बच्चे ने वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं सर जी ये क्या कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, इतने सरल तो नहीं आएंगे, तो आपको ने खुद अंदाजा लगा लिया होगा कि क्या कंडीशन है। खैर, निम्नलिखित में से प्रजा का बहुवचन रूप क्या होगा? तो जो प्रजा होती है, प्रजा का अगर बहुवचन रूप देखेंगे तो प्रजा ही रहती है, क्योंकि प्रजा में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। प्रजा चाहे वो एक इंसान हो तो वो भी प्रजा है, और वहाँ पे 100 हो, 1000 हो, लाख हो, 10 लाख हो, वो भी सब प्रजा ही है। फिर देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव दिए हैं? तद्भव का मतलब होता है जो हिंदी शब्द होते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं कैसे पहचानना है। देखो यहाँ पे अंक की बिंदी लगी है, ठीक है, क्या लगी है? अंक की बिंदी लगी है। अगर अंक की बिंदी लगी हुई है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये तो तद्भव है, लेकिन इसमें नीचे रा लगा हुआ है, ठीक है। रा चाहे जैसा भी हो, ऊपर वाला हो, दोनों नीचे वाले हो, हर तरीके के रा जो है वो आपके तद्भव ही होते हैं। इसमें आधा शब्द आया है तो आधा शब्द भी तद्भव तत्सम ही होता है, सॉरी ये भी तत्सम ही होता है। और ये यौवन, यौवन जो है ये भी आपका तत्सम शब्द ही होता है। फिर आम्र, देखो नीचे रा लगाया हो, उष्ट्र में नीचे रा लगाया, आधा सा भी बना हुआ है। ये वाला सा, संयम वाला सा और षटकोण वाला सा, ये हमेशा जब भी कभी आपको शब्द में दिख जाए, बीच में या पहले कहीं पे भी दिख जाए, तो ये आपको याद रखना है कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये तत्सम शब्द हो जाएगा। यहाँ पे छत्रक, ये बिल्कुल सीधा साधा शब्द लिखा हो, जो बिल्कुल सीधे सरल शब्द होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पे जीभ, ठीक, जीभ में कोई भी ऐसा शब्द या कोई भी नियम नहीं लग रहा है तो यहाँ पे ये तो तद्भव शब्द हो गया। जमुना, इसमें भी कुछ भी नहीं है तो ये भी तद्भव शब्द हो गया। दही, दही में भी ऐसा कुछ नहीं। और जामुन, जामुन में भी ऐसा कोई नियम जो भी हिंदी तत्सम के होते हैं। तो ये देखो यहाँ पे बिल्कुल जो नियम, मैं आपको अभी तो मैं पढ़ाने का समय नहीं है, वरना मैं तद्भव तत्सम का आपको एक ऐसा नियम बता दूंगा, बस 15-20 मिनट की क्लास है, ऐसी चीज़ें बता दूंगा, उसके बाद कभी तद्भव तत्सम तो आपसे गलत होंगे ही नहीं, ठीक है। चलो, निम्न में कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? तो निसंकोच शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो नि होता है। उपसर्ग पूछा जा रहा है, उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगते हैं तो नि हो जाएगा। तो यानी कि अगर नि को देखेंगे तो ना हलंत के साथ में, मतलब आहा की मात्रा के साथ में। फिर निम्न वाक्यांशों के लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द नहीं है। चलो, सार्थक शब्द कौन सा इसमें नहीं हो जाएगा? रात्रि का पहला पहर प्रदोष होता है, आधी रात्रि का समय निशीथ होता है, सागर में लगने वाली अग्नि बड़वाग्नि, सागर में, हाँ बिल्कुल बड़वाग्नि होती है। फिर उत्तर और पश्चिम के बीच का कोण अग्नेय नहीं होता है। उत्तर और पश्चिम जो होता है उसके बीच का कोण वायव्य होता है, सॉरी, ठीक, ये होता है। आश्रय के चित्त से में उत्पन्न होने वाले स्थिर मनोविकारों को कौन सी संज्ञा दी गई? आश्रय में के चित्त के में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार, यानी कि मन में अगर कोई भी इस तरीके के मनोविकार उत्पन्न हो रहे हैं तो उसको स्थायी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इसमें कुछ छूट गया है क्या भाई? 10 के बाद सीधे 14 नंबर। चलो यहाँ पे भाई कुछ 1-2 क्वेश्चंस छूट गए हैं। क्या है? 1-2 क्वेश्चंस छूट गए हैं। चलो खैर कोई नहीं। हाँ, क्या था? मनोविकार अस्थिर है। अच्छा सॉरी, अस्थिर है। अगर मनोविकार मतलब हमारे मन में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे होते हैं वो अस्थिर हैं, बदल रहे हैं, तो उनको संचारी भाव कहेंगे, ना कि स्थायी भाव। निम्नलिखित में से हमको असत्य कथन पहचानना है। किसको पहचानना है? असत्य कथन को पहचानना है। तो देखो लिखा आदिकाल का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के बीज बपन काल किया है। बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ चंद्रबरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज आसो था, ये भी सही। चंदायन बुंदेली भाषा का कब? ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंदायन जो है वो ये बुंदेली नहीं, अवधि हो जाएगा। अवध भाषा का है। किसका है? अवध भाषा का। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग नहीं किया गया? नहीं देखना है तो मेरी जायदाद पर तुम क्यों दांत जमाना चाहते हो? ठीक है। इस वर्ष के जाड़े में दांत से दांत बच गए, बिल्कुल सही है। नट के करतब देखकर लोगों के दांते तले उंगलियां दब गई, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब करतब ही ऐसे दिखाता है कि लोग मतलब बिल्कुल हतप्रभ हो जाते हैं। तुम्हारी दांत काटी रोटी मैं नहीं खाऊंगा, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो यहाँ पे यही गलत हो जाएगा। एक पेज छूट गया है, कुछ 3 से 4 क्वेश्चन छूट गए हैं, कोई नहीं, छूट जाने दो। नेक्स्ट जो होगा उसमें सही पूरे तरीके से करा दिया जाएगा। 17 नंबर। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? देखो पश्चिमी में आपको सीधी सी बात समझ लीजिए, जो यहाँ पे
अवधि लिखी है, अवध का जो क्षेत्र है आपका ये इधर वाला, ठीक है, लखनऊ मथुरा और आगरा, इटावा, ये सब अवधि भाषा बोली जाती है। और मैथिली भी इधर की भाषा नहीं है, ठीक है, क्या है, मैथिली भी इधर की भाषा नहीं है। अवधि बोली जो है जो पूर्वी हिंदी बोलियाँ हैं, ठीक है, उसको अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी की हिंदी की बोलियां कौन सी हैं, तो मैथिली, मगही और भोजपुरी। तो मैथिली कह सकते हैं बिहार की है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो अवधि है। बाकी कन्नौजी, बुंदेलखंडी और ब्रजभाषा, ये तीनों, यानी कि 3, 4, 5 ये जो है हमारी कौन सी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे फिर तो नहीं आती है, अच्छा सॉरी नहीं आती है पूछा गया था ना, हाँ, तो ये दोनों नहीं आएंगे, तो 1 और 2 नहीं आएंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है, तो व्यंजन संधि नहीं है तो यानी कि स्वर होगी या विसर्ग होगी। तो अजंत यानी कि अत प्लस जंत, ठीक, तो ये तो बेकार हो गए, हमें इसको नहीं लेना है। फिर दिगंबर, दिक प्लस अंबर, दिगंबर भी नहीं लेना है, ये तो व्यंजन संधि है। नमस्ते, तो नमस्ते में क्या होता है, नह नम प्लस अस्ते होता है, यानी कि नम, अंग की बिंदी, आहा की बिंदी लगेगी, प्लस अस्ते, और जगत प्लस दिस, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, चलो भाई सुमेलित कौन सा नहीं है ये देखते हैं। थोड़ा, बहुत, तो ये तो आपको पता है कि इनके बीच में योजक चिन्ह आया है, द्वंद्व समास हो गया। नरसिंह, फिर कर्मधारय समास हो जाएगा, बिल्कुल सही है। जो नरों मतलब नरसिंह शब्द का अर्थ होता है सिंह जैसा जो नर होता है, मतलब सिंह मतलब शेर जैसा नर होगा, ठीक, कर्मधारय बिल्कुल सही है। आप बीती, तत्पुरुष समास यहाँ पे ये दिखा हुआ है, तो जो आपके ऊपर बीती हो, तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा ये। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है रस भरा, तो यहाँ पे रस से भरा होना चाहिए, और से शब्द क्या है, कारक चिन्ह, और कारक चिन्ह के लिए अव्ययीभाव समास कभी नहीं आता है, तत्पुरुष समास आता है। फिर 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द के युग्म सही सुमेलित नहीं है, चलो भाई देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक। चलो 20 नंबर में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रूक्ष का स्निग्ध लिखा हुआ है, सामिस का निरामिस, सामिस का यहाँ पे निरामिस लिखा हुआ है। सामिस का निरामिस, हाँ तो सही तो है सामिस का निरामिस। आज्ञा का फिर प्रज्ञ भी हो जाएगा, वो भी बिल्कुल सही है। पूर्ववर्ती का अनुवर्ती कैसे हो जाएगा, पूर्ववर्ती का तो परवर्ती होता है, आवृत का व्रत नहीं, दोनों गलत हैं, तो ये और ये दोनों गलत हैं, यानी कि 4 और 5 गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द समूह में संस्कृत उपसर्गों का प्रयोग किया गया, देखो जब आपको संस्कृत उपसर्ग अगर आपने सीख लिए, ठीक है, 21 तरीके के उपसर्ग संस्कृत में यूज किए जाते हैं, अगर आपने ये उपसर्ग सीख लिए तो आपका काम हो जाएगा। खैर यहाँ पे प्रदेश, ठीक, प्रा, उप और परि, ये सब जो है संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। निम्नलिखित में से अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तुलनात्मक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक। तो यहाँ पे देखो अगर आपने इन सबको अगर सही से ध्यान देखो तो तुलनात्मक क्रिया विशेषण कहीं पे भी आपने नहीं पढ़ा होगा, बाकी तो आपने सब पढ़े हैं, कोई मतलब ही नहीं था इसका, तो इसको हटा देते हैं। फिर देखो 23 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि क्या लिखा हुआ है, जो कि क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। मालिक नौकर से सफाई करवाता है, अब अगर कोई काम किसी से करवाया जाता है तो इसका मतलब वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ठीक, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ से ये तो काम खत्म हो गया। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनाने की सबसे कम योग्यता रखता है। अब देखो दशरथ के पुत्र ने जो है राम ने रावण को मारा, इसमें पुत्र जो शब्द लिखा हुआ है ये कारक बनाने में, इसमें आप कैसे कारक बनाएंगे, यही सबसे कम, मतलब ये नहीं कह रहे बन नहीं सकता, लेकिन सबसे कम जो है यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये कारक बनाने की इसके अंदर योग्यताएं हैं, ठीक है। अब जो देखो दशरथ के पुत्र राम, ये तो आपको पता है वही हो हैं, ठीक, तो इसमें जो है संज्ञा का 2 बार प्रयोग हुआ है। जैसे एक बार कहाँ पे हुआ कि दशरथ के पुत्र के रूप में हुआ, और दूसरी बार कब हुआ जब राम जो है उन्होंने रावण को मारा, तो 2 बार इन्होंने यहाँ पे संज्ञा का प्रयोग किया कि दशरथ के पुत्र फिर राम जिन्होंने रावण को मारा, तो ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर गलत की बात करेंगे तो गलत का मतलब ये पुत्र जो है इसमें कारक बनने का कोई भी वो नहीं था, ठीक है। निम्न में से किस विकल्प के में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अच्छा भाई चलो देखो सकर्मक क्रिया में क्या होता है, वाक्य शब्द, सकर्मक क्रिया में आपका कर्ता होता है, और जो काम हम लोग करते हैं उसका प्रभाव कर्म पे ना पड़ के कर्ता पे पड़ता है। जैसे सिपाही तेज दौड़ता है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, ये पूछा जा रहा है।
सॉरी, यहाँ पे मैं गलत बोल रहा था, सकर्मक क्रिया में नहीं, सकर्मक क्रिया में आपका हमेशा कर्म प्रभाव होता है। जो कर्म होता है कर्ता जरूर होगा लेकिन कर्म पर प्रभाव आएगा, लेकिन जो अकर्मक क्रिया होती है उसका प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, सिपाही तेज दौड़ता है, कौन तेज दौड़ रहा है? सिपाही, सकर्मक क्रिया नहीं हो सकती। सिपाही युद्ध में लड़ता है, कौन युद्ध में लड़ता है? तो सिपाही, तो ये भी हमारी सकर्मक क्रिया नहीं। सिपाही चोर को पकड़ता है, किसको पकड़ा जा रहा है? चोर को, तो यानी कि जो हमारा जो भाव है वो कहाँ जा रहा है? तो कर्ता पे जा रहा है, नहीं जा रहा, तो इसीलिए यही सकर्मक क्रिया हो जाएगी। निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित करना है, तो सरल वाक्य में परिवर्तित करने के लिए आपको क्या करना? उसने कहा कि मैं विदेशी हूं, तो अगर इसको अगर सरल वाक्य बनाना है, सरल ही तो बनाना है, तो उसने अपने आप को विदेशी बताया, यहाँ पे ये सही हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं, सेकंड ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है उसने अपने आप को विदेशी बताया। फिर देखो 27 नंबर, मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो देखो मुदित में माँ, मनोहर में माँ, मानस में माँ, तो सभी में अगर माँ 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 आया है तो इसका मतलब अनुप्रास, जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ठीक है, चलो 28 नंबर, सी राम मैं जब जग जानी, करहूं प्रणाम जोग जोर जुग पानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किसी कृति से ली गई। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप 100% मान के चलिए, अगर आपने रट रखा है तो ही आप इसको कर सकते हैं, और अन्यथा आप इसमें ना तो कोई तुक्का लगा सकते हैं और ना ही आप इसमें कुछ और कर पाएंगे। खैर ये रामचरितमानस से ली गई है, बाकी इसमें आपको रटना पड़ेगा, इसके लिए देखो ना तो कोई ट्रिक है ना कुछ है। चलो फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। ठीक, चलो तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में देखते हैं आगे पूछा क्या गया है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। अच्छा चलो, यह भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, बिल्कुल सही है। यह पुरस्कार 1961 में स्थापित एवं पहली बार वर्ष 1965 में मलयालम के कवि जी शंकर कुरूप को प्रदान, हाँ ये भी सही। इसमें 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, वाग्देवी की एक मूर्ति और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ये भी सही। हिंदी कवि और लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया, ये भी सही है। पुरस्कार हिंदी भाषा, तो फिर सभी सही हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको सभी ले लेना है। हिंदी का अंतिम क्वेश्चन है, अमलगमेशन जो होता है इसका मतलब क्या होता है? अमलगमेशन का मतलब होता है समामेलन। ठीक है, अब यहाँ से हमारी रीजनिंग स्टार्ट हो रही है, तो चलो भाई रीजनिंग को देखते हैं कि कैसे क्या हो जाएगा। किसी कूट भाषा में डेजी को ऐसे लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में रोजी को कैसे लिखा जाए? तो आपने देखा होगा डी के बाद सी लिखा है, तो डी के बाद अगले जो है पीछे एक माइनस करना पड़ेगा, तो यानी कि सी से डी जाना पड़ेगा। फिर ए लिखा हुआ है, ए से वाई लिखा हुआ है, तो फिर इसमें भी पीछे जाना पड़ेगा, तो वाई के बाद जेड और ए यानी कि 2 पीछे जाना है। फिर एफ के बाद जी एच आई 3 पीछे जाना है, ओ के बाद ऐसे चल रहे हैं हम लोग, ऐसे करके ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, याद रखना ऐसे चल रहे हैं, तो ऐसे ऐसे करके मतलब पहले 1 चलना है, फिर 2 पीछे चलना है, फिर 3 पीछे चलना है, फिर 4 पीछे चलना है, फिर 5 पीछे चलना है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आर से पहले क्या आता है? क्यू आता है। क्या आता है? आर से पहले क्यू आता है। ठीक, और पी से पहले 2 पीछे जाना है, तो यानी कि एम नहीं, अगर उससे रोजी लिखा है ओ से पहले तो एम एन ओ, तो एम आ जाएगा। ठीक, फिर एस से पहले 3 जाना है, तो 30 उससे पहले पी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। फिर उसके बाद y के लिए फिर 4 जाना पड़ेगा, अगर 4 जाना है तो y के लिए फिर u आ जाएगा, यानी कि क्यू एम पी यू, ये हमको देखना है क्यू एम पी यू, ये तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न कथनों के बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। चलो ठीक है, ये तो हमें सीधे सीधे देखने हैं कि सभी डॉक्टर बॉल हैं, तो सभी डॉक्टर जो है इनको हमने क्या कर लिया? गोले के अंदर बंद कर दिया, किसका? ये बॉल का गोला है। ठीक है, फिर सभी कप जो है वो बॉल हैं, तो सभी कप भी हमारे क्या हैं? वो बॉल हैं। उसने हमसे नहीं कहा कि डॉक्टर वाला भी बॉल के साथ टच करेगा, मतलब कप के लिए टच करेगा या नहीं, हमें उससे नहीं मतलब है, तो जो उसने कहा नहीं, हम अभी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन इसका एक चित्र और भी बन सकता है पॉसिबल, तो ये बनेगा, फिर इसमें बॉल आ जाएगा और इसी के अंदर ये ऐसे भी बन सकता है कप का। ठीक है, तो ये 2 फिगर बनेंगे। अब इसके हिसाब से देखें तो सभी बॉल जो है वो कप हैं। क्या बॉल वाला जो आपका हिस्सा है, जो बॉल वाला जो गोला बना है, क्या कप के अंदर बना है? नहीं, तो इसका मतलब ये जो है नहीं हो जाएगा। फिर उसके क्वेश्चन कौन सा यार? 32 नंबर, हाँ ठीक। फिर सभी डस्टर कप हैं, तो जो सभी डस्टर जो हैं वो कप हैं, क्या डस्टर का गोला कप के अंदर है? नहीं है, तो
यहाँ देखो बिल्कुल अलग बना, और यहाँ हमने एक दूसरे वाले चित्र में क्या किया है, दूसरे वाले चित्र में अंदर बना रखा है उसको, मतलब थोड़ा सा टच करते हुए, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। फिर सभी बॉल डस्टर हैं, तो सभी बॉल डस्टर, क्या डस्टर के अंदर बॉल बना है? नहीं, तो यानी कि ये भी नहीं है। केवल एक अनुसरण करता है, ना तो एक और दो अनुसरण करता है, केवल दो अनुसरण करता है, दोनों एक और दो अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष तीन अनुसरण, कोई तो अनुसरण कर नहीं रहा, तो इसका मतलब फिर तो ऑप्शन नंबर 2 ही देखना पड़ेगा कि मतलब एक ना तो एक कर रहा है और ना ही दो कर रहे हैं। तीसरा वाले के लिए कुछ ऐसा दिया नहीं, तो हम उसको नहीं देखेंगे। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए युविका ने कहा कि तस्वीर में दिखाया गया लड़का उसके पिता, यानी कि जो लड़की थी यानी कि युविका के पिता की माँ यानी कि उसकी दादी की बेटी, तो बुआ का बेटा है। तो वो लड़का युविका से किस तरह से संबंधित हुआ? तो पिता की बहन का बेटा हो जाएगा, यानी कि बुआ का लड़का। बिल्कुल सही। देखो इतने आसानी से आप बस जोड़ते जाइए, तुरंत बन जाएगा। फिर निम्न कथनों के बाद निष्कर्ष दिया गया है, कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वो सामान्यतः ज्ञात तथ्यों के भिन्न प्रतीत होते हों, तो भी हमें उनको सत्य मानना है, तार्किक रूप से अनुसरण करता है। मैंने अभी तक हैरी पॉटर की 7 पुस्तकें नहीं पढ़ी। मैंने जेन ऑस्टन की सभी पुस्तकें पढ़ी हैं। मुझे स्वयं सहायता पुस्तकें पढ़ना पसंद नहीं है, हालांकि मैंने उनमें से कुछ पुस्तकें नएपन के लिए पढ़ी हैं। ठीक है, तो देखो इनमें होता है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता, आपको अपनी सूझबूझ के हिसाब से हमको इसको करना होता है। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकले? हालांकि पुस्तक पढ़ना मेरा शौक है, फिर भी मैं चुनिंदा पुस्तक ही पढ़ता हूँ। क्या ऐसा उसने कहीं पे भी कहा था? इसके आंसर तो पीछे दे रखे होंगे ना। इसने अपनी पसंद और नापसंद के बारे में तो बताया नहीं था, उसने कहा था कि हमेशा ये बताया था कि मुझे स्वयं सहायता पुस्तकें पढ़ना पसंद नहीं है, उसने ये कहा था। बाकी इसने जब दिखाया हालांकि मुझे पुस्तकें पढ़ना मेरा शौक है, फिर भी मैं चुनिंदा पुस्तकें ही पढ़ता हूँ, ऐसा उसने कहीं भी नहीं कहा था, तो हम इसको नहीं लेंगे। मैंने हैरी पॉटर की कुछ पुस्तकें पढ़ी, उसने कहा अभी क्या लिखा था पहले वाले ऑप्शन में कि मैंने अभी तक हैरी पॉटर की 7 पुस्तकें नहीं पढ़ी। इसका मतलब 7 नहीं पढ़ी, लेकिन कुछ तो पढ़ी ली होंगी, तो इसका मतलब ये वाला तो सही बन जाता है। फिर मैं अपनी अगली पुस्तक के चयन में प्रयोग करना पसंद करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जेन ऑस्टन की सभी पुस्तकें पढ़ी हैं और मैं पसंद नहीं है, हालांकि मैं उनमें से कुछ पुस्तकें नएपन के लिए, देखो उसने लिखा था ना कि वही पुस्तकों के चयन करना पसंद करूंगा, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 और 3 ऑप्शन हमको सही मिल रहे हैं। और वो किस ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है? तीसरे ऑप्शन पे। सॉरी। अक्षरों का एक समूह दिया गया है जिसकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 है, नीचे दिए गए देखना है। अच्छा ठीक है, तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अक्षरों के शब्दों के संयोजन से चयन कीजिए जिससे अक्षरों के तदनुसार व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सके। तो हमको क्या करना है, हमको हर जगह पे हर उससे सभी से देखना है। तो अगर पहला वाला देखें तो 4 के लिए क्या है? 4 4 4 एस है, तो यहाँ लिख लें एस है। फिर 6 के लिए क्या है? पी है। 3 के लिए क्या है? ए है। फिर 7 के लिए क्या है? आर है। फिर 2 के लिए क्या है? 2 2 2 आर है। अच्छा, फिर 5 के लिए क्या है? 5 के लिए ओ है और 1 के लिए डब्लू। तो ये तो स्पैरो बनना है, तो यानी कि यही पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि एक्सेलरेशंस के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो निम्न में से कौन सा अक्षर उसी क्रम में के बीच में आएगा? तो देखो अगर इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं अगर हम इसको लगाएं तो देखो आपको पता है इसमें ए और ए ऐसे करके, इसका मतलब ए ए, ठीक है। फिर डबल सी आ जाएगा, डबल ई भी इसमें दिया है, ठीक, डबल ई। फिर आई एल एन ओ आर एस टी, ठीक है। ये तो इसने ये बताया था कि व्यवस्थित करें तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उसी क्रम में के बीच में आएगा। तो अगर उसी क्रम के बीच में देखें, अगर उसी क्रम के बीच में देखें तो देखो 1 2 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अच्छा बीच में पूछ रहा है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, तो 7वां अक्षर बीच में आ जाएगा। 7वां अक्षर कौन सा था? आई, तो यानी कि आई इसका सही आंसर हो जाएगा। उसने बीच में पूछा था कि बीचों बीच में कौन सा नंबर आएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ये दे रखी है कि P@Q होता है, अर्थ है P Q की बहन है, तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट हम ले आएंगे कि A परसेंटेज दे रखा है, तो परसेंटेज के लिए ये दे रखा है यानी कि P Q का बेटा है, यानी कि तो A B का बेटा हो जाएगा। तो A को हम लोग बेटा बना देंगे
और बी जो है हमें नहीं पता कि क्या है, माता या पिता हमें नहीं पता। ए के साथ हमने प्लस इसलिए लगाया क्योंकि जो पुरुष होते हैं उनके लिए प्लस, महिलाओं के लिए माइनस। ठीक, फिर हैज़ का चिन्ह है। अब हैज़ का चिन्ह कहाँ पे है, ये तो हैज़ के चिन्ह के लिए क्या है कि बी सी का, यानी कि पी क्यू का पिता है, तो यहाँ पे बी सी का पिता है, तो यानी कि सी का पिता हो जाएगा, तो सी का पिता, तो यानी कि ये भी पिता हो गया, तो ये प्लस हो जाएगा। अब हमें सी के बारे में अभी नहीं पता। सी एट द रेट, तो एट द रेट के लिए क्या है, पी क्यू की बहन है, यानी कि सी डी की बहन है, तो सी डी की बहन है, तो सी बहन बता दी गई, डी की हमें डी के बारे में नहीं पता। डी, फिर डॉलर है, डॉलर के लिए क्या है, पी क्यू की पत्नी है, तो यानी कि डी ई की पत्नी है, तो डी जो है वो ई की पत्नी है। अगर ई की पत्नी है तो इसका मतलब ई भी इसके साथ होगा, और ये पत्नी है तो ये माइनस का होगा, ई जो है प्लस का होगा। डी का बी से क्या संबंध है, डी जो है बी की पुत्री हो जाएगी, तो बेटी हो जाएगी, ये लीजिए भाई बेटी हो गई। ठीक है, देखो सरल क्वेश्चन है, बस आपको क्या है कि तरीका पता होना चाहिए, आप तरीके पे चलिए, सब कुछ सही है। ABCD एक 6 मित्र एक पाठन कार्यक्रम GHIJKL नामक पुस्तकों में से एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। A और B G J और L नामक पुस्तकें पढ़ रहे हैं। F पुस्तक H पढ़ रहा है, B C और D पुस्तकें I और L पढ़ रहे हैं। A कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है। देखो अगर इस तरीके से ये बनाने में समय बहुत लगेगा, बनाने को देखिए कोई समस्या नहीं। उसने क्या कहा है कि ABCDEF यानी कि 6 मित्र हैं, तो 1 2 3 4 5 6 पुस्तकें भी हैं। तो उसने क्या कहा, A और B जो है क्या पढ़ रहे हैं, A पढ़ रहा है GA और B क्या पढ़ रहा है, J पढ़ रहा है, और L नामक पुस्तकें नहीं पढ़ रहे हैं। तो यानी कि ये लोग जो है, और इसमें L यानी कि ये पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं। अब बची कौन कौन सी हैं, तो GJL निकल गया, तो GJL यानी कि HIJ बचा, HIK बचा, इनमें से कोई पढ़ेगा। F पुस्तक H पढ़ रहा है, तो यानी कि F के लिए आपको H ले लेना है, तो H निकल गया पूरा पूरा, तो H को ऐसे कट कर दीजिए और F को कट कर दीजिए। ठीक, B C और D पुस्तकें I और L पढ़ रहे हैं। B C और D पुस्तकें जो हैं I और L पढ़ रहे हैं। अच्छा तो देखो, तो B C D, तो देखो B के लिए तो L उसने मना ही कर रखा था, तो यानी कि B के लिए L मना कर रखा है, तो B तो L होगा नहीं, यानी कि C और D के लिए हमको क्या लेना है, I और L हो जाएगा। ठीक, I और L हो गया, तो यानी कि यहाँ से I और L निकल जाएगा। अब देखो एक चीज़ आप ये भी देख लीजिए कि G और J जो है मना कर दिया था A के लिए, तो यहाँ से G और J निकल गया, बचा कितना K, तो ये लीजिए K हो गया। इतना सरल क्वेश्चन, बस आपको क्या पता होना चाहिए कि पैटर्न पता होना चाहिए। ठीक है, चलो हो सकता है, देखिए अगर कहीं पे मैं गलत भी हो जाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट में यार ये बता जरूर देना कि सर जी ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक, दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दिए गए मान्यताओं के अनुसार मान्यता कथन में निहित है या नहीं है। चलो, X Y से कहता है यदि आपको अपनी कंपनी की बिक्री बढ़ाने की आवश्यकता है तो आपको समाचार पत्र A में विज्ञापन देना चाहिए। अब मान्यता क्या है, समाचार पत्र A का अन्य समाचार पत्रों की तुलना में अधिक व्यापक प्रसार है, तो इसीलिए तो उसने कहा होगा, क्योंकि अगर आप उसमें देते हैं तो इसका मतलब अब आप जब दे रहे हैं उसमें किसमें, कंपनी A में समाचार पत्र A में विज्ञापन दे रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी पहुँच ज़्यादा लोगों तक होगी, तभी तो आपका व्यापार बढ़ेगा। यही तो वो कहना चाह रहा है। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो फिर जो मान्यता हमारी निकल रही है, मान्यताएं इसमें दी कहाँ है। अच्छा, दूसरी मान्यता भी दी है। दूसरी मान्यता क्या दी है, बाई की कंपनी की बिक्री कम है। X बाई से कहता है यदि आपको कंपनी की बिक्री बढ़ाने की आवश्यकता है तो आपको समाचार पत्र A में विज्ञापन देना चाहिए। ठीक है, फिर अगर इस हिसाब से देखेंगे तो फिर हमको जो है दूसरा ही ऑप्शन, दोनों मान्यताएं इसमें सही बैठ रही, क्योंकि उसकी बिक्री कम है तभी तो वो प्रचार करने के लिए कह रहा है, और A की तुलना जो है, मतलब A की जो है कंपेयर मतलब पूरे उसमें ज़्यादा होगी, तो इसलिए यहाँ पे ये सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों निहित हो जाएंगे। दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में कौन सी कथन मतलब निहित है। P ने Q को सलाह दी कि जयपुर होते हुए मुंबई जाओ, यह सबसे छोटा रास्ता है। P सभी को सलाह देता है, ऐसा तो कहीं नहीं बताया गया कि वो सबको सलाह देता। उसने P ने Q को सलाह तो दी है, हमें Q की सलाह के ऊपर ही बात देखनी है। ठीक है, अच्छा अब धारणाएं क्या दे रखी हैं आगे, नहीं, अच्छा आगे ऑप्शंस दे रखे हैं।
ठीक है। तो इसका मतलब है पी ने क्यू को सलाह दी कि जयपुर होते हुए मुंबई जाओ, ये रास्ता छोटा पड़ेगा, तो सभी को सलाह देता है, ऐसा हमको नहीं बताया गया, तो हम इसके बारे में कोई भी चर्चा ही नहीं करेंगे। तो हमारे लिए ये बिल्कुल नगण्य यानी कि जीरो, हम नहीं जानते। क्यों मुंबई जाना चाहता है, हाँ देखो क्यों मुंबई जाना चाहता है, इसीलिए तो उसने कहा कि मुंबई जाओ तो जयपुर होते हुए जाओ, तो ये तो सही बनना है। पी कभी मुंबई नहीं गया, पी अगर मुंबई नहीं गया होता तो वो बता ही नहीं पाता कि यहाँ से वहाँ जाओ, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो यानी कि सिर्फ सेकेंड ऑप्शन ही सही निकल रहा है, और ये सेकंड ऑप्शन आपको यहां देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे त्रिभुज गिनेंगे। तो देखो एक त्रिभुज तो ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, दो त्रिभुज ये हो गए। ठीक, 3 ये 4 ये, इसको जूम ज्यादा कर लेते हैं। वाला 8, फिर ये 9, ये पूरा वाला 10, और ये फिर पूरा वाला, ये पूरा वाला 13, और ये पूरा वाला 14, नहीं ये हुए, ये एक पूरा वाला 14, पूर्ण करती है। तो अगर पूर्ण करने की बात है तो इसका मतलब ये तो यहां तक जाएगा, ये होना चाहिए, तो इस हिसाब से तो चौथा ऑप्शन बनना, फिर चौथा ही सही हो जाना चाहिए। अच्छा, इसके ऑप्शंस नीचे दे रखे हैं, तो सिर्फ हमको फोर्थ नंबर देखना है, और फोर्थ नंबर हमारा कहाँ पे है, ये वाला है। ठीक है, चलो, व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हैं कि एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। अच्छा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो बनाना आसान हो जाएगा। बगल में 5 व्यक्ति एक दूसरे के बगल में बैठे लोगों के बीच बराबर अंतर है। पंक्ति ए में ए बी सी डी ई बैठे हैं, तो ये ए हो गई और ये 2 हो गई। इधर जो है ये 1 नंबर हो गई और ये 2 नंबर हो गई। ठीक है, पंक्ति ए बी सी डी में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, पंक्ति 2 में पी क्यू आर एस टी उत्तर की ओर मुख, इस प्रकार बैठना है। ई पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है, तो ई हमारा कहाँ था, वाले में। अब अंतिम छोर पे है, इसका मतलब यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। ठीक, अभी हमें नहीं पता। बी का स्थान ई के बाएं से दूसरा है। अब अगर इधर होगा तो बी के बाएं इधर तो बन नहीं सकता, तो इसका मतलब तो हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो ये तो हो नहीं सकता, इसको हटा देते हैं। तो इसका मतलब बी के एक ये हो गया, 2 3 4 और 5। बी का स्थान ई के बाएं से दूसरा है, तो बाई के बाएं दूसरा, तो 1 2, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और वह क्यू के ठीक विपरीत बैठा है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, तो बी क्यू के विपरीत बिल्कुल बैठा है, तो क्यू ये यहाँ पे आ गया। ठीक, क्यू पी का पड़ोसी नहीं है, तो यानी कि पी ना तो यहाँ पे आ सकता है और ना ही यहाँ पे आ सकता है। ठीक, इसीलिए हमने नीचे बना दिया। के विपरीत नहीं बैठा है। अब कौन जो हमेशा बाद वाले के लिए आता है, पी जो है वो ई बैठा, तो अब आप देखो ई के विपरीत यहाँ भी आ नहीं सकता, यहाँ भी मना हो गया, यहाँ भी मना हो गया, तो बचा कहाँ, फिर तो यहीं पे बचा है ना, तो फिर यहीं पे बचा, यहीं पे ले लेंगे। फिर सी और टी एक दूसरे के क्या है, विपरीत कर्ण बैठे हैं। अगर वो एक दूसरे के विपरीत कर्ण बैठेंगे तो इसका मतलब ई यहाँ हो गया, तो सी यहाँ पे हो गया। अब सी और टी एक दूसरे के, तो टी यहाँ पे चला जाएगा। ठीक, विकर्णवत बैठा है, तो ए एस के, तो देखो यहाँ भी ए हो सकता है और यहाँ भी, यानी कि ए यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी। ठीक, जो P और Q के बीच में बैठा है, जो कौन सा आता है बाद के लिए, तो S यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका मतलब A यहाँ पे आ जाएगा। इनको हम हटा देंगे। ठीक, ये भी हटा देंगे, ये भी हटा देंगे। अब ऊपर क्या बचा है, ऊपर सिर्फ एक चीज़ बची है। क्या चीज़ बची थी कि ऊपर वाली पंक्ति में P Q R S T था, तो P Q R नहीं था, तो R यहाँ पे आ गया। A B C D यहाँ पे आ गया, सारे बन गए। फिर देखो, यदि E को A से बदल दिया जाए, अब देखो उसने और भी चीज़ कही, यदि उसने क्या कहा, E को A से बदल दिया जाए, तो यानी कि E को A से बदल दिया जाए, यहाँ पे देखो हमने बदल दिया, बदल दिया है, तो D को C से बदल दिया हमने, और S को Q से बदल दिया जाए, तो S ऊपर था, तो देखो S को Q से बदल दिया हमने। ठीक, बदल दिया जाता है तो नई बैठने की व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा। बी ए के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो बी
तो ये अपना स्थान बदल नहीं रहा, तो बी के लिए तो हम लोग यहीं पे रखेंगे। बी ए के दाएं, तो बी ए के तो बाएं है, ये तो पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। टी एस के बाईं और दूसरे स्थान पर है, टी जो है एस के बाईं और दूसरे स्थान पर है। हाँ, तो ये सही बनना है, ये बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो ये सही बनना है। अगर ये सही बन रहा है 43, तो फिर यही सही बन जाएगा, यही आंसर भी आ रहा है। तो कुछ चीज़ें जो हैं भाई आपको समय तो देना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि पूरा पैटर्न सही करे जाए। यदि ए का घटाव दिखाता है, भाग दिखाता है भाग, डी जोड़ को दिखाता है तो डी बराबर जोड़, डी क्या है गुणा, डी क्या है जोड़, ए क्या है माइनस, सी क्या है भाग। ठीक, तो अब देखो 1 से 6 को भाग देंगे 6 ही आएगा, इधर से गुणा कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा, और 12 और 5 17 हो जाएगा, और 17 में से 6 जाएगा तो ये 11। अपार्ट जो गीले कचरे को अलग अलग नहीं करते हैं, करना भी चाहिए, ये बढ़िया चीज़ है कि अलग अलग तो जुर्माना होना चाहिए। सरकार ने सभी घर मालिकों के लिए गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग अलग करना अनिवार्य कर दिया है। हाँ, ऐसा अगर नहीं अनिवार्य किया होता तो जुर्माना ही नहीं होता, तो इसका मतलब ये तो सही है। फिर कचरा अलगाव की सुविधा के लिए सभी अपार्टमेंट में सूखे कचरे और गीले कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन उपलब्ध हैं। हाँ, तो इसका मतलब अगर डस्टबिन भी उपलब्ध है तब तो जुर्माना करना बनता है, तो जुर्माना उन्होंने इसीलिए कराए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर पहला और दूसरा ही दोनों ऑप्शन, दोनों कथन सत्य थे, तो दोनों कथन, हाँ दोनों कथन सत्य। रुको एक सेकेंड, आंसर कुछ गलत हुआ है, फिर से सवाल को पढ़ते हैं। उचित दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर चुनें। अपार्टमेंट आश्रम में उन निवासियों पर भारी सभी घर मालिकों के लिए गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग अलग करना अनिवार्य कर दिया। नियम बनाया है, तो नियम बनाने क्यों गलत होना चाहिए, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। समर्थन करते हैं, ये तो समर्थन दोनों कर रहे हैं, तो दोनों ऑप्शन सही हैं। हमें दोनों ऑप्शन की तरफ देखते हैं। समर्थन किस में कर रहे हैं, तो समर्थन हमारा किस में कर रहे हैं, तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। सामान्य जानकारी इसको थोड़ा फास्ट मोड में चलेंगे क्योंकि 35 मिनट हो चुके हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में आज़ाद हिंद फौज गिरफ्तार सैनिकों और सैन्य अधिकारियों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा मुकदमा चलाया गया था, तो कौन सा वर्ष था, 1945 में। ठीक, निम्न में कौन सा प्रारूप सदस्य का समिति का सदस्य नहीं था। ठीक, अगर यहाँ पे प्रारूप समिति की बात करेंगे तो एस सी मुखर्जी जो थे वो इसके सदस्य नहीं थे, क्योंकि एस सी मुखर्जी जो थे वो उप समिति के अध्यक्ष थे, अल्पसंख्यक उप समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे, 48 नंबर देखेंगे। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। लिपुलेख दर्रा है ये। ठीक है, अगर दर्रों की बात करेंगे तो बिल्कुल लिपुलेख उत्तराखंड है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश दे रखा है। ठीक, रोहतांग हिमाचल प्रदेश दे रखा है, बिल्कुल सही है। पालघाट केरल में है, ये भी सही है। तो नाथुला दर्रा, फिर ये जो अरुणाचल प्रदेश लिखा है ये गलत हो जाएगा क्योंकि सिक्किम है। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में चुनना है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। एक सेकंड रुकना जरा, इसको फिट कर लें। हाँ अब ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय आता है, फिर मध्य हिमालय आता है, फिर शिवालिक आता है। तो यानी कि ये तो पूरा पैटर्न सही ही लगा है, इसको हमको कहीं भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। चलो, पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में जो ट्रैफिक है वो क्या है। जो पर्यावरण संरक्षण संस्थाएं बनाई गई तो उसमें जो ट्रैफिक था इसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है, क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रेड रिकॉर्ड एनालाइज ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना इन कॉमर्स, यानी कि एक तरीके से नेटवर्क था। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ट्रैफिक की, ट्रेड रिकॉर्ड एनालाइज ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना इन कॉमर्स। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किस न किसी समय आए, मतलब ये लोग कभी ना कभी तो ऐसे करके आए थे। अब यहाँ पे लिखा हो फाहियान, इब्ने बतूता और मेगास्थनीज और हेनसांग, ये लोग मतलब किस क्रम में आए थे। तो देखो सबसे पहले तो मेगास्थनीज आया था। कौन आया था, सबसे पहले मेगास्थनीज आया था। ठीक, फिर उसके बाद क्या था, उसका नाम क्या था, पहले ऑप्शन पे क्या नाम था,
फाहियान, फिर फाहियान आया था, फिर उसके बाद हेनसांग आया है और फिर सबसे लास्ट में इब्ने बतूता आया। तो यानी कि 3 1 4 2 हमको पैटर्न मिल रहा है, तो 3 1 4 2 ये पैटर्न हो जाएगा। फिर देखो 52 नंबर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो 56 से लेकर 61 तक चली थी। इसमें जो है भारी उद्योग और खनिजों को जो है उच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो भारी उद्योग और खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को भाग 4 में वर्णित तत्वों को लागू करने या संदेश देता है कि कानून बनाते समय इस भाग में निहित तत्वों को लागू करना उसका कर्तव्य है, और यह भी बताता है कि यह किसी भी न्यायदाता द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो ये अनुच्छेद 37 में जो है राज्य को भाग 4 में वर्णित तत्वों को लागू करने का संकेत देता है। तो भाग 4 अनुच्छेद 37। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलो 54 में देखेंगे। हेमेटाइट एस्क के 79 भंडार भारत में ही पूर्वी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हेमेटाइट, हाँ बिल्कुल सही। हेमेटाइट एस्क में 60 से 70% आयरन होता है, ये भी सही है। यह मुख्य रूप से धरवाड़ तथा कुटुप्पा चट्टानों, हाँ ये भी सही। तो इसका मतलब तीनों सही हो जाएंगे, तो इसका मतलब तीनों, यानी कि तीसरा ऑप्शन फिर लेना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथक कलाकार नहीं है। अगर कथक कलाकार की यहाँ पे बात करेंगे तो कौन सा नहीं हो जाएगा, किशन महाराज जो लिखे हुए हैं, ठीक है, ये तबला वादक हैं। क्या है, तबला वादक, तबला लिख लीजिए इसके आगे। फिर भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की स्थापना की। तो सरकारिया आयोग 1983 यानी कि 1983 में सरकारिया आयोग का गठन भारत में राज्य और केंद्र के संबंधों के बीच में किया गया था। गुणसूत्र किससे बना होता है। अगर गुणसूत्र की बात करेंगे तो वो किससे बना होता है, तो प्रोटीन और जो डीएनए होता है उससे बना होता है। चलो, भुगतान संतुलन किससे मिलकर बनता है। ये कठिन क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन नहीं कह सकते हैं। देखो जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है वो थोड़ी सी अपने आप में खुद में कठिन हो जाती है। खैर, जो भुगतान संतुलन होता है, दृश्य आइटम, अदृश्य वस्तुएं, ऋण, ये सभी के ऊपर डिपेंड है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। तो कौन सा ऐसा परिणाम था, तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसके तहत बर्मा जो है अलग हुआ था। हरित क्रांति के प्रभाव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गांव में रोजगार के अवसर क्या है, अब सही कूट चुनना है। अच्छा, किसके, हरित क्रांति। तो उसने रोजगार के अवसर बढ़े। रोजगार के अवसर से हमें कोई मतलब नहीं था हरित क्रांति में। गांव में पूंजी फैली, हाँ ये हो सकता है क्योंकि हरित क्रांति जो है खेती से रिलेटेड थी। पारंपरिक फसलों की कई किस्म का पर्यावरण, बिल्कुल ये भी सही था। सिंचाई बढ़ने से मिट्टी की क्षारीयता और लवणता बढ़ गई थी, ये भी सही था। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो आधार पर सही कूट चुनना है तो 2 3 4 हो जाएगा। तो 2 3 4 सही हो जाएगा। किस संगठन ने विश्व ऊर्जा रोजगार 2024 रिपोर्ट जारी की। ये किस, मतलब कौन सी संस्था थी जिसने ये रिपोर्ट को जारी किया था। तो यह है विश्व ऊर्जा रोजगार 2024 रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जारी की जाती है। कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है इसको जारी करता है। हाल ही में अखबारों में रहा कालका शिमला रेलवे किन 2 राज्यों को जोड़ता है। तो जो कालका और शिमला, ये जो दो, मतलब कौन से 2 राज्य हैं, तो ये एक तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ से, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ये एक टॉय ट्रेन की तरीके से जाती है। नमो ड्रोन दीदी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो नमो ड्रोन दीदी एक केंद्रीय योजना है, ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह को कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए ड्रोन तकनीक जो थी उससे लैस करके उन्हें सशक्त बनाना था। इस योजना का जो लक्ष्य था वो 2024-25 से लेकर 2025-26 तक की अवधि के दौरान 15,000 चयनित महिला एसएससी को कृषि उद्देश्य और कीटनाशकों के उपयोग के लिए किसानों को किराए की सेवाएं प्रदान करने के लिए ड्रोन प्रदान करना था। तो इसका अगर सही तरीके से देखें, केंद्र सरकार की योजना है, हाँ है। या उद्देश्य समय पर टीकाकरण करवाना, इसका तो कोई मतलब नहीं है। इस योजना के उद्देश्य में नशे की लत को रोकना भी शामिल, इसका भी कोई मतलब नहीं, कहीं बताया नहीं गया। तो फिर तो केवल एक निकल रहा है, तो केवल एक के लिए फिर हमको यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ेंगे। 64 नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नदियाँ दी हैं और उनकी सहायक नदियाँ। तो यहाँ पे कृष्णा की सहायक नहीं, पंचगंगा है। कौन सी है, पंचगंगा। तो ये लीजिए पंचगंगा। फिर गोदावरी की तो वेनगंगा है। कहाँ गई वेनगंगा,
ये लीजिए बेनगंगा, ठीक है, ऐसा लिखते भी चलिए, 4 3 है। फिर ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र की सुबनसिरी होती है, सुबनसिरी ये ले लीजिए, और गंगा की रामगंगा है जो कि कन्नौज के पास मिल जाती है। तो यानी कि फिर 2 और 1, यानी कि 4321 ढूंढना है। तो पहला तो ऑप्शन ही 1 2 से 4321 थर्ड ऑप्शन पे दिख रहा है, यही सही हो जाएगा। जहांगीर की आत्मकथा निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई? तो जो जहांगीर था उसकी आत्मकथा जो है वो फारसी भाषा में लिखी गई थी। अब यहाँ से हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, चलो। अब यहाँ पे फायरवॉल के प्रकार पूछे जा रहे हैं। तो फायरवॉल कितने प्रकार का होता है? फायरवॉल 4 प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे पैकेट फिल्टर फायरवॉल, एप्लीकेशन लेवल गेटवे जो होता है फायरवॉल, सर्किट लेवल फायरवॉल और प्रॉक्सी फायरवॉल, ठीक। ये 4 तरीके के फायरवॉल हमारे जो है जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट के माध्यम से फंड ट्रांसफर करने का एक तरीका है? तो आपको पता है कि अगर फंड ट्रांसफर करना है तो नेफ्ट के माध्यम से करते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड एंड ट्रांसफर जिसको कहते हैं, ठीक। अरे तो ये नेफ्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से खोज इंजन और निर्देशिकाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सॉरी, खोज इंजन यानी कि सर्च इंजन जो होता है, ठीक, क्या लिखा हुआ है? इंजन अच्छी और बुरी साइटों के बीच भेदभाव नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। एक खोज इंजन उन सभी वेब पृष्ठों को प्रदर्शित करता है जिसमें आपके कीवर्ड होते हैं और हजारों अनियोजित परिणामों की सूची दे सकता है। ये भी सही है। एक निर्देशिका किसी दिए गए विषय या विषय के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम साइटों को वर्गीकृत करने का प्रयास, तो ये भी सही है। इसका मतलब सब सही हो जाएंगे। फिर देखो, कई सोशल मीडिया साइट और सेवाएं वैध खाता सत्यापन के लिए प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? ऐसा मतलब आपको जो साइट्स मिलती हैं उसमें आपको क्या देती हैं? 2 स्टेप वेरिफिकेशन। जैसे आप कहीं भी जाइए, व्हाट्सएप में भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, टेलीग्राम में भी है, यूट्यूब पे तो बिना 2 स्टेप वेरिफिकेशन करे आपका जो चैनल चलता तो रहेगा लेकिन आपको बार बार वो नोटिफाई करता रहेगा। 70 नंबर, भारत में 5G नेटवर्क कब लॉन्च हुआ था? तो 2022 में 5G नेटवर्क को लॉन्च किया गया है, 1 अक्टूबर 2022। तो 1 अक्टूबर 2022 5G नेटवर्क लॉन्च हुआ था। 71 नंबर देखेंगे, 202 121 75 96 IP एड्रेस। ये IP एड्रेस किस क्लास का है ये पूछा जा रहा है, तो ये क्लास C हो जाएगा। कौन सा क्लास हो जाएगा? C हो जाएगा, ठीक। क्लास C जो है 192 से लेके 192 से लेके 223 तक जाता है, ठीक है। इसमें 202 दे रखा था, 292 और 23 के बीच में है। कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो Ctrl+Alt+Delete दे लीजिए, उसमें आपसे आपको ऑप्शन मिल जाएगा और वहां से हम लोग इसको कर सकते हैं। सेव, प्रिंट और क्लोज इन कमांड किस मेनू के विकल्प हैं? सेव, प्रिंट और क्लोज कमांड किस मेनू के विकल्प हैं? तो सेव, प्रिंट और क्लोज कमांड, तो ये किस मेनू के विकल्प हो जाएंगे? तो ये मेनू कौन सा हो जाएगा भाई? फाइल, इंसर्ट, टूल्स, फाइल में हो जाना चाहिए, तो फाइल ही सही है फिर तो। विभिन्न प्रकार के डिवाइसों, मशीनों और सेंसरों को इंटरनेट द्वारा जोड़कर बिक्री और मोर्टार स्टोर्स को वही डेटा उपलब्ध कराने की सुविधा निम्नलिखित में से किस तकनीकी के अंतर्गत आती है जो ऑनलाइन स्टोर्स के पास होता है? कौन सी ऐसी तकनीक होती है? तो जिसको IoT कहते हैं, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ई-गवर्नमेंट नहीं है? देखो, इसके जो है 4 तरीके के प्रकार होते हैं, यानी कि G2G होता है, G2C होता है, G2B होता है और G2E होता है। G2G का मतलब सरकार से सरकार, G2C मतलब सरकार से नागरिक, सिटीजन जिसको बोलते हैं, G2B यानी कि सरकार से व्यापार यानी कि बिजनेस होता है, ठीक। और G2E मतलब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय यानी कि सरकार से कर्मचारी। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो B2B लिखा, बिजनेस टू बिजनेस, ये हमारा ई गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आएगा। क्षेत्र, किस श्रेणी में किसी मान की खोज करने और दूसरे कॉलम से संबंधित मान लौटने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग? तो वी लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। इसमें एच लुकअप दे रखा है, सम इफ दे रखा है, इंडेक्स दे रखा है, वी लुकअप, तो बी लुकअप बिल्कुल सही हो जाएगा। बी लुकअप जो है श्रेणी के किसी भी मान की खोज करने और दूसरे कॉलम से संबंधित मान लौटाने के लिए एक्सेल फंक्शन का मतलब बी लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक। 77 नंबर, एक लेजर प्रिंटर क्या होता है? इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर होता है। इंकजेट प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीला होता है। कम खर्चीला कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो बात सही है, कम खर्चीला तो होता है यार। अच्छा, इसमें नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं भाई, मैं कहूँ इसमें तो ज़्यादा सही बनना है, ठीक है। तो इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता
हमको सही मिल रहा है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कैरी विजार्ड का उद्देश्य क्या होता है? जो कैरी विजार्ड होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? तालिकाओं से डेटा निकालने के लिए, प्रश्न उत्पन्न करने के लिए। हाँ बिल्कुल इसीलिए होता है। टू जनरेट क्वेरीज टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम टेबल। निम्नलिखित में से हमको यहाँ पे गलत को चुनना है। ठीक है, गलत को चुनो। क्या समूह है? लर्निंग जो है वो डीप लर्निंग के अंतर्गत आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक समूह है। हाँ कह सकते हैं कि उसका एक समूह, उसका एक दोनों सही हो जाएंगे। फिर MS पावर 16 में रिबन के ठीक ऊपर स्थित होता है और आपको टैब या मेनू चुना जाए तो ये किस में जाता है? तो क्विक एक्सेस बार में जाना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार हो जाएगा। चलो फिर कुछ हमारे यूपी जीके के भी क्वेश्चन हैं, इनको भी फास्ट मोड में देके चलते हैं। ठीक, फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा हो, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडेक्शन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो ये नजीमाबाद जो था, जो कि मुरादाबाद के आगे पड़ेगा, जब हम लोग हरिद्वार के रास्ते में जाते हैं, हरिद्वार वाले में, तो वहाँ पे उसको मिला था। ठीक है, चलो उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में, अच्छा ये कूट वाले हैं, कौन से हैं ये? कूट वाले हैं। ये क्वेश्चन बड़े गंदे होते हैं यार, इनमें समय भी लगता है और फंसते बहुत हैं। चलो ठीक है, खैर उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं या कौन से कथन सही हैं? चलो, उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरा स्थलों के वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त वहाँ मिले थे। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान थे। हाँ ये भी सही था। अवध के नवाबों ने भवन निर्माण की कुछ पुरानी परंपराओं को जीवित रखा। उन्होंने कई जगहों मस्जिदों, दरवाजे, बगीचों और इमामबाड़ों का निर्माण कराया था। अवध के उसमें, लेकिन हमें यहाँ पे अवध से इससे मतलब क्या था? हमें तो मतलब यहाँ पे जो सांस्कृतिक विरासत यानी कि उत्तर प्रदेश में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है, तो ये तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। पहला और दूसरा मिलना चाहिए। दूसरा नहीं होगा क्योंकि जौ और धान लिखा है, जौ और धान है, लेकिन जौ और गेहूं क्या था? जौ और गेहूं मिला था, यहाँ पे धान लिखा है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी ये सही है, ये सही है। अगर इस हिसाब से देखेंगे तो पहला और तीसरा सही बनता है, तो जो कि पहले ऑप्शन पे मिल जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोले गए थे? तो कौन से? इलाहाबाद मंडल में। जिला ऐसी ऐतिहासिक रूप में व्याघ्र प्रस्थ यानी कि शेरों की भूमि या वाक्य प्रस्थ यानी कि भाषण देने का स्थान कहा जाता है का नाम मुगल काल में पड़ा। यह नाम हिंद शब्द बाघ से संबंधित हो सकता है। ये कहाँ का था? तो बागपत क्या हो जाएगा? बागपत होना चाहिए। फिर उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में हमको इनको सूचियों को मैच करना है। ठीक है चलो, तो मेरठ में 1945 में हुआ था। कानपुर दे रखा है, तो कानपुर को सीधे आप चले जाइए 1925 में। फिर लखनऊ 1916 हुआ था और बनारस 1905 हुआ था, यानी कि 3, 4, 1, 2। ठीक, क्या मिला? 3, 4, 1, 2 मिला। तो उस हिसाब से अगर हम लोग ऑप्शन को मैच करेंगे, तीसरा ऑप्शन मिल जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। ये कहाँ पर अवस्थित हो जाएगा? तो ये कहाँ? मथुरा में है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद के संबंध में असत्य बताना है। चलो भाई देखते हैं कौन सा असत्य हो जाएगा। यह जिला उत्तर प्रदेश के बदायूं और शाहजहांपुर के पूर्व में, हरदोई के दक्षिण में, कन्नौज में पश्चिम में एटा और मैनपुरी जिलों से घिरा हुआ है। हाँ बिल्कुल सही है, सभी जिले सही बताए गए हैं। फर्रुखाबाद का एक जनपद एक उत्पाद के रूप में ब्लॉक पेंटिंग को लिया गया। हाँ ये भी फर्रुखाबाद के पांचाल घाट गंगा तट पर महर्षि भृगु आश्रम स्थित है। नहीं, ये गलत हो जाएगा।
ठीक है। जो फर्रुखाबाद का जो पांचाल घाट है, जो कि गंगा घाट तट पर महर्षि दुर्वासा ऋषि का आश्रम स्थित है, ना कि जो भृगु आश्रम बताया गया वो नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में ई ग्राम रोजगार पोर्टल पर योजना अपलोड किए जाने एवं कार्य के उपरांत भुगतान ग्राम पंचायत सचिवालय में स्थापित कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से किए जाने हेतु किस पोर्टल का प्रारंभ किया गया था? कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो यह था पंचायत गेटवे पोर्टल था। उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन देखते हैं क्या है, फिर उसके नीचे अच्छा कूट भी दे रखे हैं, को प्रयोग करके सही उत्तर क्या करना है, सही उत्तर को चुनना है। राज्य में पीपीपी के तहत अलग अलग खेलों के 24 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किए जाएंगे और राज्यों में 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। राज्य में खेलों के लिए 10 करोड़ रुपए से एक राज्य खेल विकास कोष बनाया जाएगा। ये सही है। खेल नीति के अनुसार हर पंजीकृत खिलाड़ी को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। ये भी सही। खिलाड़ियों के बेहतर परीक्षण के लिए खिलाड़ियों को 4 श्रेणियों में रखा जाए। नहीं, ये गलत था। तो यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति सौर ऊर्जा नीति जो 2022 था उसके संदर्भ में देखते हैं क्या क्या सही है। तो यह नीति 5 वर्ष तक 2027 तक लागू रहेगी। शायद तो यही था। राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में सौर ऊर्जा के 20,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है। सोलर पार्क से 14,000 मेगावाट, सोलर स्टॉक रूफटॉप से आवासीय 4500 और रूफटॉप आवासीयों से 1500 और पीएम कुसुम योजना के साथ 2000 मेगावाट। ये सही है। इस नीति के तहत अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ये भी सही है। तो यानी कि पहला, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख व्यक्ति जो है उनके संदर्भ में इनको सही तरीके से सुमेलित करना है। अच्छा, निजामुद्दीन औलिया बदायूं बिल्कुल से, पंडित रविशंकर वाराणसी ये भी से, चौधरी चरण सिंह मेरठ हो जाएगा और ध्यानचंद प्रयागराज हो जाएगा। बाकी ये बिल्कुल सामने सामने सही है। तो 1 2 4 3 1 2 4 3 सही हो जाएगा। एक तो ये वाले जब क्वेश्चंस आते हैं तो यार इतना गुस्सा आता है मुझे। चलो, कौन सा है? उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास, पूंजी निवेश, रोजगार सृजन हेतु एक नई नीति लाई गई है। सही है। इस नीति के अंतर्गत 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने की अनुमति, प्रसंस्करण इकाइयों को बिजली आपूर्ति के लिए सौर परियोजना पर सब्सिडी, निर्यात हेतु परिवहन सब्सिडी आदि का प्रावधान किया गया है। ये भी सही। इस नीति के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों को 35 से 50% तक अनुदान राशि दी जाएगी। 10 करोड़ रुपए तक हो सकती है। हाँ, ये भी सही। तो यहाँ पे ये तीनों सही हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, सर्ववेद महामंदिर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2023 में लॉन्च किया। यह मंदिर 7 मंजिल है, साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी बनाया गया। यह मंदिर संभल में स्थित है। यह मंदिर संत सफादल महाराज की 135 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया गया। क्वेश्चन क्या था यार, क्वेश्चन ही भूल गए। सर्ववेद मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, सही नहीं है पूछा गया। यह मंदिर संभल में स्थित है। नहीं, संभल में नहीं है यार। जब ऊपर लिखा है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, दुनिया का सबसे बड़ा 7 मंजिल इमारत है, बिल्कुल ये वाराणसी में स्थित है, ना कि वाराणसी के उमरा जगह में स्थित है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये किस लिए था? तो ये ग्रामीण बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए था। स्कूल बंद कर रहे हैं, शिक्षा के अवसर देंगे। क्या चूतिया, मतलब कह सकते हैं घटियापन है, फर्जी की चीज़। मतलब आप कुछ भी करके कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं। सोचो कितने स्कूल बंद हो जाएंगे, तो कितने लड़कियां स्कूल नहीं जा पाएंगी दूरी की वजह से। 95 नंबर। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के जनपदों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। ठीक है, तो मुरादाबाद आएगा, फिर बदायूं आएगा, फिर अलीगढ़ आएगा, फिर एटा आएगा। बिल्कुल सही, मुरादाबाद, बदायूं, अलीगढ़, एटा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो शब्द मैंने बीच में इस्तेमाल के रूप में नहीं लिया जाता है, तो कृपया करके आप लोग अपनी टिप्पणी ना दें। ठीक है, हमारे इधर ये आम बोलचाल की भाषा में इसमें बात करते हुए
फैमिली में भी मतलब बात कर रहे होते हैं, यारी दोस्ती में भी बात हो रही होती है, तो बोला जाता है। 96 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो अगर बांध उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ अरोरा बांध बिल्कुल है, ठीक। फिर उटारी बांध ये भी है। केरवा बांध लिखा हुआ, केरवा बांध भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल में पड़ेगा, ना कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉल्फिन सफारी स्थित की जा रही है? तो डॉल्फिन सफारी के लिए हमको पता है कि ये वाराणसी का केंद्र जो है, केंद्र बनाया जा रहा है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय स्थापना के वर्ष में सही सुमेलित नहीं है, हमको उनको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय 2000, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय इन्होंने 1990 लिखा है, बल्कि इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, ठीक है। बाकी 1990 में इसका नाम बदल दिया गया था, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया था। चलो 99 नंबर, निम्नलिखित में से संभल जनपद उत्तर प्रदेश के किस डिवीजन में आता है? संभल जो है वो मुरादाबाद में जाना चाहिए। हाँ, मुरादाबाद पहले ऑप्शन दे रहे हैं, मुरादाबाद में हो जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान यश भारतीय सम्मान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये 1994 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। चलो, तो ये जो हमारा जो पोर्शन था आज का, पूरे फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स जिसमें 100 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस का लेवल कुछ जगह पे बहुत अच्छा था, कुछ जगह पे हम लोग कह सकते हैं वो चीज़ नहीं थी जैसे हम लोगों को चाहिए थी, ठीक है। कंप्यूटर सही था, यूपी का पोर्शन सही था। बाकी मुझे जीएस थोड़ा सा ऐसा लगा कि ज़्यादा खींच दी है, रीजनिंग बहुत ज़्यादा खींची है, इतनी ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं लेके जाएंगे, ना इतनी हार्ड पजल आएंगी, नॉर्मल रहेगा, ठीक है। बाकी हिंदी का लेवल सही था, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।